नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि बिहार में टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम हुआ है और अब 4.0 का एग्ज़ाम इन फ्यूचर में होने वाला है। इसी को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंटों का इंक्वायरी आ रहा है कि सर क्या बिहार पीजीटी के लिए या बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए कोई नया बैच है क्या। तो दोस्तों, बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए इकोनॉमिक्स का बिल्कुल नया बैच प्रारंभ होने जा रहा है। और एक बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो लोग भी 3.0 में चूक गए, तो आपने ऑलरेडी एक बड़ी मिस्टेक कर दी है। लेकिन अब अगला जो एग्जाम है 4.0, इसमें किसी भी अवस्था में दोस्तों आपको सिलेक्शन लेना है और जो वैकेंसी की संख्या है वो भी बहुत बड़े पैमाने पे आ रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर नया बैच कब से प्रारंभ हो रहा है। तो दोस्तों, बिहार टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए जो 4.0 की परीक्षा होनी है उसके लिए बिल्कुल इकोनॉमिक्स का नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है, जहां पे आपको दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट कंटेंट दिए जा रहे हैं। जो लोग 3.0 में हमारे साथ पढ़े थे और उन्होंने एग्जाम दिया तो बहुत मैक्सिमम बच्चों ने यही कहा कि सर आप जितना करवाए थे उससे ज़्यादा कहीं से कुछ नहीं पूछा गया था। अगर जो आपने मेरी क्लास को देखा होगा तो बीच बीच में बहुत सारे बच्चे आते भी रहते हैं और कहते हैं सर जितना आपने करवाया उतना उससे ज़्यादा पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, क्यों ऐसा उन्होंने बोला, इसलिए बोला ताकि हम लोग, इसलिए उन्होंने बोला क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक रणनीति के माध्यम से इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट को तैयार करने का प्रयास किया है। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाएंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्लीट नोट्स भी दिया जा रहा है। नोट्स भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जब आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और नोट्स के माध्यम से दूसरी तरफ रिवीजन करते हैं तो आप कोई भी चीजें भूलती नहीं है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पे टेस्ट दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि कहते हैं सर पेपर तो आसान था फिर भी पता नहीं क्यों एग्जाम में गलत हो गया। तो वो इसलिए गलत हो गया कि आप अपने आप को साल भर, 2 साल, 6 महीने, 5 साल में एक बार इस कंडीशन में डालेंगे जहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन को एक समय पे आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो दोस्तों देखिए, जब आप टेस्ट देंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं, उस गलतियों में किस तरीके से सुधार किया जा सकता है और उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सके। आपको यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आपको पता चले कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। और बिहार टीजीटी और पीजीटी के लिए दोस्तों एक स्पेशल श्रृंखला में लेकर के आता हूँ जिसमें 3000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला होती है। ठीक है, जो बीपीएससी से रिलेटेड होती है और मैंने 3.0 में भी करवाया था और मैक्सिमम प्रश्न दोस्तों यहाँ से देखने को मिले थे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको करंट की भी क्लासेस करवाई जा रही है। इट मीन्स अलग से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, किसी भी चीज को अलग से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ हमारे द्वारा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा के लिए पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी बिहार में कोई नई वैकेंसी आती है तो उसके लिए आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपये है। ठीक है, तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अन्य बैचेज भी उपलब्ध हैं, सभी बैचेज उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी लेट से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए अर्थात बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बिल्कुल इकोनॉमिक्स का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, और अगर जो आपने 3.0 में आप चूक गए या कहीं से किसी भी कारण से आपने 3.0 में अच्छा नहीं किया और आपको लगता है कि 3.0 में सफलता नहीं मिल पाएगी, तो दोस्तों 4.0 के लिए बिल्कुल अभी से लग जाइए।
ठीक है, क्योंकि एक बड़ी वैकेंसी आ रही है और बड़ी वैकेंसी में अब अगर जो यहाँ पे चूक गए, एक तो आपने ऑलरेडी 3.0 में आपकी चूक हो गई, अगर जो 4.0 में चूक गए तो फिर जिंदगी में एक बहुत रिग्रेट रहेगी कि नौकरी बट रही थी, हमने नौकरी लिया नहीं। तो बस आप ईमानदारी से हमारे साथ जुड़िए एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पे पढ़िए। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो आपके साथ ही यूट्यूब पे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। आप बस ईमानदारी से जुड़े रहिए, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। चलिए आगे मूव करेंगे अब अपने सेशन के तरफ। और आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा का कार्य नहीं है, इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो मुद्रा का कार्य नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों, मुद्रा के 3 प्रकार के कार्य होते हैं, ठीक है। मुद्रा के कितने प्रकार के कार्य होते हैं? 3 प्रकार के कार्य होते हैं मुद्रा के, ठीक है। पहला प्रकार क्या होता है मुद्रा का? वो पहला कार्य क्या होता है मुद्रा का? तो मुद्रा का पहला जो कार्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य, ठीक है, प्राथमिक कार्य। तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है वो क्या क्या होता है? विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ठीक है। विनिमय का माध्यम और ये माध्यम, और ये क्या करता है? मूल्य का मापक, मूल्य के माप को करता है, ठीक है। मुद्रा का जो दूसरा कार्य होता है वो क्या होता है? आकस्मिक कार्य। मुद्रा का आकस्मिक, ठीक है। देखिए यहाँ से आपके पेपर में दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। मुद्रा के आकस्मिक कार्य, ठीक है। तो मुद्रा के आकस्मिक कार्य क्या है? जिसे आप ऋण लेते हैं, ठीक है। तो ऋण क्या हो गया? मुद्रा के आकस्मिक कार्य हो गया, ठीक है। सामाजिक आय के सॉरी ऋण की बात करें अर्थात साख की बात करें तो ये क्या हो गया? ये मुद्रा का आकस्मिक कार्य है। और तीसरा होता है मुद्रा का गौण कार्य, ठीक है। मुद्रा का गौण कार्य। तो मुद्रा का जो गौण कार्य क्या होता है? ये होता है मूल्य का संचय करना और भावी भुगतान का आधार होता है, ठीक है। भावी भुगतान का आधार, ठीक है। और क्या? मूल्य का संचय। मूल्य का संचय, मूल्य का संचय मतलब क्या? मूल्य का पैसे का बचत, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा, मुद्रा के कार्य को अगर जो हम बांटते हैं तो मुद्रा के कार्यों को हम 3 भागों में बांटते हैं। और मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है वो ये होता है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है। आप जाते हैं ना, पैसा लेकर के जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, इट मीन्स आप मुद्रा दे रहे हैं और उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं? फल खरीद रहे हैं, तो इट मीन्स आप विनिमय कर रहे हैं। उसके बाद ये मूल्य का मापक होता है। 10 रुपए की वैल्यू अलग होती है, 100 रुपए की वैल्यू अलग होती है। उसके बाद मुद्रा का जो दूसरा कार्य होता है वो होता है मुद्रा का आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य कब होता है? जब भैया आपको ऋण की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करते हैं? आकस्मिक रूप से ही तो किसी से ऋण मांगते हैं। और उसके बाद अगला जो है दोस्तों, मुद्रा का जो तीसरा कार्य है जिसे मुद्रा का गौण कार्य कहा जाता है, ये क्या है? भावी भुगतान का आधार, अर्थात भविष्य में चल के आप क्या करेंगे? भुगतान करेंगे इस मुद्रे से, और मूल्य का संचय। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक हो जाएगा कि ये मूल्य की इकाई नहीं होती है, ये मूल्य का मापक होता है, ठीक है। 10 रुपए की वैल्यू अलग है, 20 रुपए की वैल्यू अलग है, 50 रुपए की वैल्यू अलग है। अगला प्रश्न कि क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किस ओर प्रवृत्ति करती है? तो आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं कि मुद्रा के 3 कार्य होते हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य होते हैं, मुद्रा के आकस्मिक कार्य होते हैं और मुद्रा के गौण कार्य होते हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य में क्या क्या होता है भैया? तो विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। और आकस्मिक कार्य क्या है? ऋण। और मुद्रा के गौण कार्य क्या है? तो भावी भुगतान का आधार और साथ ही साथ मूल्य का संचय, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किस ओर प्रवृत्ति करती है? अब अगर जो आपने क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को पढ़ा होगा तो उन्होंने क्या बोला, चलिए बताइए। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए भैया, इजी सी बात है, इजी सी बात है। ये क्या कह रहा है कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। तो आप याद करिए ना कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा। तो आसान भाषा में बता रहा हूं, आप बस मेरी बात को सुन लीजिएगा। मुद्रा आपूर्ति, अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा था? कहा था ना कि हमें क्या करना चाहिए? मूल्य का संचय करना चाहिए।
अर्थात हमें बचत करना चाहिए ताकि भविष्य में चल करके हम अपनी निवेश क्षमता को बढ़ा सकें। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने क्या किस पे जोर दिया था? सबसे ज्यादा जोर इसी पे तो दिया था कि हमें मूल्य का संचय करना चाहिए, अर्थात पैसा को अपने पास रखना चाहिए ताकि भविष्य में निवेश क्षमता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, बाद में किन साहब आते हैं तो इनकी आलोचना भी कर देते हैं, लेकिन बहरहाल इस प्रश्न की अगर जो बात करें तो अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? लोगों की बचत प्रवृत्ति में वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी तो चूंकि उन लोगों ने कहा था ना, उन लोगों ने क्या कहा था? उन लोगों ने कहा था ना कि भैया हमें मूल्य का संचय करना चाहिए, तो बचत प्रवृत्ति में क्या हो जाएगा दोस्तों? वृद्धि आ जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिए, बहुत सारे लोग प्रश्न को गलत कर रहे हैं। क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि किस ओर प्रवृत्ति करता है? अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पता है फीसर साहब को समझ रहे हैं। अरे नहीं भैया, आप इनिशियल स्टेज में जो अवधारणाएं दी गई थी उसमें देखिए ना, और वहां पे क्या कहा गया था कि मुद्रा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? मूल्य का संचय करना। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया भैया, और इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो केसी नियोगी की अध्यक्षता में, केसी नियोगी की अध्यक्षता में वित्त आयोग का गठन होता है। कब होता है? कमेंट करके बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग का गठन होता है। और भारत में वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 क के अंतर्गत आता है। और वित्त आयोग के का गठन कौन करता है? किसके द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की प्रमुख आलोचना इसलिए की जाती है। फिशर के मुद्रा परिणाम की फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचना क्यों की जाती है? क्या याद आना चाहिए कि फिशर का समीकरण क्या था? एम भी इज इक्वल टू पी टी। तो दोस्तों याद रखिएगा थोड़ा सा, ये फिशर का मूल समीकरण है। ठीक है, लेकिन इस मूल समीकरण है, लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि फिशर का मूल समीकरण क्या है और फिशर का संशोधित समीकरण क्या है। ठीक है, तो फिशर के मूल समीकरण की अगर जो बात करें तो फिशर का जो मूल समीकरण है वो है एम भी इज इक्वल टू पी टी, जिसके अंतर्गत वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी, तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो लोग अपने मांग को बढ़ाएंगे, और मांग को बढ़ाएंगे और मांग के अनुरूप पूर्ति नहीं बढ़ पाएगी तो ऐसी स्थिति में कीमत स्तर में क्या होगा? 2 गुने की वृद्धि आ जाएगी। कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि आ जाएगी, लेकिन जब वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। ठीक है, मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा। यही फिशर का समीकरण है। तो फिशर साहब ने अपने मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा? कहा कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि भैया लोग मांग करेंगे, लेकिन मांग तो बढ़ जाएगा, लेकिन उस अनुपात में अगर जो पूर्ति को अर्थात उत्पादन को नहीं बढ़ाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ ही जाएगी। और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे आज से 20 साल पहले अगर जो आप 100 रुपए लेकर के मार्केट में जाए सब्जी खरीदने, तो 100 रुपए में आपका एक थैला 2 थैला बड़े आराम से भर जाता था। लेकिन अब 500 रुपए लेकर के भी आप मार्केट में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा थैला नहीं भर पाता। इसका मतलब क्या हो गया कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, और जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उसके बाद इन्होंने अपना संशोधित समीकरण क्या दिया? एम डैश भी डैश प्लस एम भी इज इक्वल टू पी टी। ठीक है, ये दोनों तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए बताइए कि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचना क्यों की जाती है? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि फिशर साहब यह तो बताते हैं कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये सिद्धांत हमें यह नहीं बताता है कि किस तरीके से
किस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो कीमत स्तर को प्रभावित करेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सुदीर्घकालीन गतिहीनता का तात्पर्य क्या होता है। सुदीर्घकालीन गतिहीनता, अब ये बच्चों वाला प्रश्न है, इजी सा प्रश्न है। सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। सदानंद मिश्रा जी, अंगराज मिश्रा जी, मोहम्मद साहिद नूरी जी, राजकुमार प्रजापति जी, सपना सिंह जी, बिल्कुल ठीक है। और बिहार पीजीटी और टीजीटी के लिए नया बैच प्रारंभ हो रहा है। तो जो लोग भी अभी तक बिहार में जो 4.0 की परीक्षा होने वाली है उसके लिए अगर जो अभी तक आपने एडमिशन नहीं लिया है तो यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अगर जो आप 3.0 आप चूक गए हैं तो आप जिंदगी की एक बहुत बड़ी गलती ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, इतने सारे लोग का सिलेक्शन हो रहा है, और अगर जो इस समय आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे ना तो कहीं ना कहीं दोस्तों जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा, जिंदगी भर पछतावा रहेगा इस बात का कि काश एडमिशन काश ठीक तरीके से पढ़ लिए होते। और दोस्तों मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी इधर उधर से कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, आप अभी से लग जाइए एप्लीकेशन पे, सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और दोस्तों मैं जितना करवाता हूँ आपको मैक्सिमम चीज़ें आपके एग्जाम में मिल जाएगी। ठीक है, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, उनके सामने ये बात मैं कहता हूँ और सभी लोग इस बात को सपोर्ट भी करते हैं कि हाँ सर बिल्कुल ये बात सही है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत माध्यमों से तैयारी करते हैं, प्रश्न कहाँ से बनेंगे, इतने सारे माध्यम से तैयारी करते हैं कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे। तो जो लोग भी 4.0 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, ये नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए, तो ये नीचे भी नंबर आ रहा है, मैंने लिख भी दिया है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सुदीर्घकालीन गतिहीनता का तात्पर्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, सुदीर्घकालीन गतिहीनता बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि क्रमिक अवधि में समृद्धि की सीमांत दर में कमी आना। अब आपको पता है क्या आना चाहिए, आपको अगर जो ये पता हो कि हम कब कहेंगे कि कोई देश आर्थिक विकास कर रहा है या आर्थिक समृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कब कहा जाता है कि कोई देश आर्थिक विकास कर रहा है कि आर्थिक समृद्धि कर रहा है, तो आप कहेंगे कि देखिए सर अर्थव्यवस्था में सतत परिवर्तन होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में सतत परिवर्तन होना चाहिए, सतत परिवर्तन होना चाहिए। अब सतत परिवर्तन का मतलब क्या होता है, सतत परिवर्तन कैसा होना चाहिए, दीर्घकालिक होना चाहिए, दीर्घकालिक। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, एक सेकेंड रुक जाइए। सतत परिवर्तन कैसा होना चाहिए, दीर्घकालिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि भारत की जो जीडीपी है, ठीक है, भारत की जीडीपी में वृद्धि 2021 में जितनी हुई है उससे ज्यादा वृद्धि कब होनी चाहिए, 2022 में होनी चाहिए, फिर उससे ज्यादा वृद्धि 2023 में होनी चाहिए। मतलब ये निरंतर इस तरीके से चलता रहेगा ना, तभी हम कहेंगे कि हमारे देश में क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, अगर जो 2021 में हमारी जीडीपी बढ़ी, 22 में कम हो गई, 23 में और कम हो गई, तो ये सतत परिवर्तन नहीं होता है। तो आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि क्या होता है, अर्थव्यवस्था में एक सतत परिवर्तन होता है। ठीक है, तो क्रमिक अवधि में समृद्धि की सीमांत दर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। मतलब एक क्रम से 2021 के बाद 22 में भी, 22 के बाद 23 में भी, 23 के बाद 24 में भी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, इतने सारे लोग इस प्रश्न को गलत कर रहे थे। अगला प्रश्न, सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए अगला प्रश्न कि यदि बैंक की प्रारंभिक जमा 100 रुपए है तथा नगद कोष का प्रतिशत 25 रुपए है तो बैंक कितनी शाख का निर्माण करेगा। ठीक है, तो व्यापारिक बैंक की शाख का निर्माण करती हैं। ठीक है, और कंट्रोल कौन करता है, शाख पर नियंत्रण कौन अपनाता है, तो वो आरबीआई अपनाता है। लेकिन शाख का सृजन कौन करता है, तो व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंकें करती है। होता क्या है ये, तो आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि आप ही जब आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं ना, तो जैसे आपने 2 लाख रुपए बैंक में जमा करके कह दिया कि हम 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट आप में कर रहे हैं, आपके बैंक में 10 साल के लिए हम पैसा जमा कर रहे हैं, तो आप ही का पैसा वो क्या करेगा,
दूसरे को बांट करके एक अनुमान लगाएगा और उस 2 लाख रुपए को कई लाख बना करके वो दूसरे को बांट देगा और उससे लाभ कमाएगा। यही होता है दोस्तों आसान भाषा में व्यापारिक बैंकों का साख सृजन। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, साख सृजन क्या होता है? प्रारंभिक जमा अपान नगद कोष अनुपात। ठीक है, साख निर्माण इज इक्वल टू क्या होता है? साख निर्माण इज इक्वल टू क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है प्रारंभिक जमा अपान नगद कोष अनुपात। नगद कोष अनुपात। चलिए पुट करिए। तो प्रारंभिक जमा इसमें कितना दिया गया है? 100 रुपए दिया गया है। प्रारंभिक जमा कितना दिया गया है? 100 रुपए दिया गया है और नगद कोष का प्रतिशत दिया गया है। इट मीन्स कि क्या हो जाएगा कि 100 और भाई ये प्रतिशत में दिया गया है तो प्रतिशत को हम क्या कर लेंगे? ऊपर 100 लिख लेंगे और नीचे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 25 चौको क्या होता है? 100 और 100 गुणा 4 क्या होता है? 400। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब देखिए, अगर जो ऐसे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में कभी नहीं गलत होंगे, लेकिन अगर जो आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये एग्जाम में कभी सही भी नहीं होंगे। अगर जो ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बार बार इसे देख नहीं रहे हैं, तो एग्जाम में कभी सही भी नहीं होंगे। लेकिन अगर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये कभी गलत भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगला कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक निम्न पद्धति के आधार पर नोट का निर्गमन करती है। किस पद्धति के आधार पर करती है भाई बताइए? बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? इजी सी बात है, ये तो बच्चों वाली बात है। बच्चों वाली बात है कि नहीं है भाई? हाँ, तो ए बोल रहे हैं, जितने भी महानुभाव ए बोल रहे हैं सब ठीक बोल रहे हैं कि सर जी हम लोग न्यूनतम कोष पद्धति अपनाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या अपनाते हैं? न्यूनतम कोष पद्धति अपनाते हैं। ठीक है, और दोस्तों 1956 तक हमारी कौन सी प्रणाली थी? नोट निर्गमन करने की कौन सी प्रणाली विद्यमान थी 1956 से पहले? ठीक है, 1956 से पहले कौन सी पद्धति विद्यमान थी? ठीक है, कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। पहले 1956 से पहले। लेकिन 1956 के बाद की अगर जो बात करते हैं दोस्तों, तो यही 1956 में न्यूनतम कोष पद्धति की अवधारणा सामने आती है और इसके अंतर्गत आरबीआई को क्या करना पड़ता है? ठीक है, इसके अंतर्गत आरबीआई को क्या करना पड़ता है कि मुद्रा के बदले क्या कुछ कोष रखे जाते हैं और वो कोष स्वर्ण के रूप में हो सकता है या स्वर्ण सिक्के के रूप में हो सकता है या प्रतिभूतियों के रूप में हो सकता है। ये कम से कम कितना होना चाहिए? ये 200 करोड़ होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए? 200 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, जिसमें से 115 करोड़ जो है ये क्या होना चाहिए? 115 करोड़ जो है वो क्या होना चाहिए? 115 करोड़ जो है 115 करोड़ जो है वो क्या होना चाहिए? स्वर्ण के रूप में होना चाहिए। 115 करोड़ स्वर्ण के रूप में होना चाहिए और बाकी के जो 85 करोड़ हैं ये किस में होना चाहिए? ये प्रतिभूतियों के रूप में होना चाहिए। प्रतिभूति के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम कोष पद्धति। और दोस्तों 1956 के पहले क्या था? अनुपातिक कोष प्रणाली। ठीक है, तो 1956 से पहले ये वाला था, लेकिन 1956 के बाद न्यूनतम कोष पद्धति आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की प्राथमिकता का क्षेत्र नहीं है? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो दोस्तों आपको फिर एक बात याद आ जानी चाहिए, एक स्टोरी याद आ जानी चाहिए कि सर जी ये बात 1969 की है जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बैंक का क्या किया गया? 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? इन बैंकों का
इन इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया? इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली उससे लेकर के और 1969 तक सरकार ने ये देखा कि ये जो बैंक है ना वो एकाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये केवल और केवल उद्यमियों को अर्थात उद्योगपतियों को ये ऋण दे रहे हैं, ये किसानों को ऋण दे नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया सरकार ने, क्या कर दिया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया तो इन बैंकों के ऊपर किसका कमांड हो गया, किसका नियंत्रण हो गया? तो नियंत्रण किसका हो गया? आरबीआई का हो गया। और जब आरबीआई का नियंत्रण हो गया तो आरबीआई एक्ट 1934 में ये कह दिया गया कि देखिए जो बैंक है ना वो अपने कुल ऋण का 40% जो है वो किसानों को देंगे, ठीक है। कुल ऋण का 40% वो ग्रामीण एरिया में देंगे और 60% जो ऋण होगा वो किसी को भी वो दे सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को अगर जो आप बना करके उस वस्तु को दूसरे देशों में बेचना चाहते हैं अर्थात निर्यात करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बैंक है ना वो आपको आर्थिक सहायता नहीं देगा। तो फिर कौन देगा सर? तो वो देगा दोस्तों एग्जिम बैंक, ठीक है, एग्जिम बैंक, ठीक है। तो एग्जिम बैंक मतलब अगर जो आप किसी वस्तु को अपने देश में निर्मित करके उसे विदेशों में बेचना चाहते हैं तो आपको जब ऋण लेना होगा तो आप एग्जिम बैंक के पास जाएंगे, आप एसबीआई के पास नहीं जाएंगे, आप एचडीएफसी बैंक के पास नहीं जाएंगे, आपका खाता जिस बैंक में है उस बैंक के पास आप नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर जो आपका ये इंटेंशन है कि आप अपने देश में निर्मित वस्तु को दूसरे देश में बेचना चाहते हैं अर्थात निर्यात करना चाहते हैं और अगर जो उसके लिए आप वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एग्जिम बैंक के पास जाना पड़ेगा। अगला प्रश्न कि जब मुक्त बाजार में वस्तुओं की अतिरिक्त मांग होती है तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा? खूबसूरत सा प्रश्न, खूबसूरत सा प्रश्न है भाई, बता दीजिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि जब मुक्त बाजार में वस्तुओं की अतिरिक्त मांग होती है। अब ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, अगर जो इकोनॉमिक्स पढ़े हैं ठीक से तो आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्न आएगा, अगर जो नहीं पढ़े हैं ठीक से तो फिर चीजें क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। क्यों मुश्किल हो जाएंगी? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मुक्त बाजार में क्या होता है। तो मुक्त बाजार में वस्तुओं की मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है, ठीक है। तो मुक्त बाजार में क्या होता है कि मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे क्या होता है, कीमतों का निर्धारण जो होता है वो उद्योग के द्वारा किया जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मांग व पूर्ति संतुलित रहता है, लेकिन जब अतिरिक्त मांग में वृद्धि हो जाएगी, इसका सीधा सीधी मतलब क्या होता है कि मांग बढ़ गया है और मांग बढ़ गया है लेकिन उस मांग के तदनुरूप उत्पादन नहीं बढ़ा है अर्थात पूर्ति नहीं बढ़ी है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब किसी वस्तु की मांग अर्थव्यवस्था में ज्यादा होगी और उसका पूर्ति कम होगा तो उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि कोविड के समय में आपने देखा ना कि जो कीवी फल 10 रुपए में एक मिलता है वो कीवी फल कोविड के समय में 60 रुपए में एक मिल रहा था या 50 रुपए में एक मिल रहा था। क्यों? क्योंकि इसकी मांग बढ़ गई थी, लोगों को इसकी जरूरत थी लेकिन इसकी पूर्ति कम थी। तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अगला कि व्यापार की आय शर्त में सुधार का होना आय की क्षमता में वृद्धि का द्योतक है। क्या ये बात सही है? और तर्क दिया गया है कि व्यापार की सतह वस्तु विनिमय शर्तों में आयात की मात्रा से गुणा करके व्यापार की आय शर्तों को ज्ञात किया जा सकता है। चलिए भाई, ये तो बच्चों वाली बात है। आप बताइए ये प्रश्न देखने में कितना कठिन लग रहा है, लेकिन कितना आसान सा प्रश्न है कि नहीं है? देखने में कठिन लग रहा है लेकिन है कितना आसान, बच्चों वाला प्रश्न है, ठीक है। क्या है? बच्चों वाला प्रश्न है। किसने दिया था आय व्यापार शर्त? किसने दिया था? तो आय व्यापार शर्त दिया था दोस्तों डोरेंस साहब ने। किसने दिया था? डोरेंस साहब ने दिया था, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था, चलिए बताइए।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सी बोल रहे हैं सभी लोग। तो आय व्यापार शर्त किसने दिया था? डोरेंस ने दिया था। और उन्होंने क्या कहा था कि व्यापार की आय शर्तों में सुधार का होना आयात क्षमता में वृद्धि का क्या है? सूचक है। देयर इज नो डाउट। अगर जो आपके व्यापार अगर जो आपकी आय में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब कि आप अपने व्यापार में भी क्या कर रहे हैं? बेहतरी कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन दूसरी बात कर रहा है कि व्यापार की सतह वस्तु विनिमय शर्तों में आयात की मात्रा से गुणा किया जाता है। नहीं, गुणा नहीं किया जाता है, भाग किया जाता है। ठीक है, जैसे पी एक्स अपन पी एम की मैं बात किया हूँ। ठीक है, करके व्यापार की आय शर्तों को ज्ञात किया जाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सर जी ए सही है किंतु आर सही नहीं है, आर गलत है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में पाटन अर्थात डंपिंग का क्या अभिप्राय है? पाटन अर्थात डंपिंग का क्या अभिप्राय होता है? चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर बी सभी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, सभी लोग बी बोल रहे हैं, बी के अलावा कोई भी नहीं है। तो जितने भी महानुभाव बी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक तो इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? राशि पातन भी बोलते हैं, राशि पातन। ठीक है, राशि पातन, डंपिंग या पाटन, तीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी वस्तु को विदेशों में सस्ता और घरेलू बाजार में क्या किया जाता है? महंगा बेचा जाता है। ठीक है, अगर जो कोई देश राशि पातन करता है या डंपिंग करता है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी वस्तु को विदेशी बाजार में सस्ता बेच रहा है और घरेलू बाजार में महंगा बेच रहा है। अब ये ऐसा क्यों करता है? तो ऐसा राशि पातन करने की दो शर्त होती है। पहली शर्त तो ये होती है कि वो जो घरेलू मांग है ना, जो अर्थव्यवस्था में घरेलू मांग है उससे ज्यादा वो पूर्ति कर चुका है, अर्थात उत्पादन कर चुका है। ठीक है, और जो दूसरा इसका शर्त होता है ये होता है कि अपनी वस्तु को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता बेचेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा प्रभुत्व बढ़ेगा। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, ठीक है, स्थापित करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज के बाद कभी भूलिएगा नहीं कि राशि पातन या डंपिंग या पाटन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, राशि पातन या डंपिंग या पाटन का मतलब ये होता है कि कोई देश अपने घरेलू अर्थव्यवस्था में उस वस्तु को महंगा बेच रहा है लेकिन विदेशों में उसे सस्ता बेच रहा है। और वो विदेशों में क्यों सस्ता बेच रहा है? इसका दो कारण हो सकता है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि उस वस्तु की घरेलू मांग जितनी थी उससे ज्यादा उत्पादन हो गया है उस अर्थव्यवस्था में, तो अपने वस्तुओं को खपाने के लिए वो क्या करता है कि ऐसा करता है, दूसरे देश में ले जाकर के सस्ता बेचता है। और दूसरा ये तब संभव है जब वो अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करना चाहता है। जैसे आपने देखा ना कि जब मोबाइल फोन आया तो चाइना वाले जो है वो 500-500 रुपए का मोबाइल पकड़ा दिए, वो 1000-1000 रुपए का मोबाइल पकड़ा दीजिए, वो 600 रुपए का मोबाइल पकड़ा दिए। सोचिए, वो 500 रुपए का मोबाइल आपको दिए और उस 500 रुपए में से बहुत सारा पैसा हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी ली होगी, उस पर टैक्स भी लगाई होगी। उसके बाद जो सेलर बेच रहा है वो भी उस पर कुछ लाभ कमाया होगा। तो चाइना ने मोबाइल हमको कितने में दे दिया? 300 रुपए में दे दिया। तो सोचिए ये क्या है, ये क्या है? एक बात है, जो चाइनीज ना निर्यात करने के लिए जो वस्तु बनाते हैं ना, वो वस्तु ठीक नहीं होता है, लेकिन वो जो खुद की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं ना, जो अपने देश के अंदर जो बनाते हैं ना, वो लाजवाब होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है और वो बहुत ड्यूरेबल भी होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बार बार हंसी उड़ाते हैं ना कि चाइना का माल है बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने देश में अपने देश में जो उपकरण बनाते हैं ना, वो बिल्कुल ए क्वालिटी के होते हैं। वो निर्यात तो रद्दी चीज़ों को करते हैं। ठीक है, ये जो भारत में आता है उनकी बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। उनकी बेस्ट टेक्नोलॉजी देखना है
तो थोड़ा सा कभी काल क्या करिए कि यूट्यूब पे डाल लीजिए कि चाइना की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था से बहुत आगे। ठीक है, अगला कि संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या संबंधित है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र से बोल रहे हैं क्या? सभी लोग समष्टि अर्थशास्त्र ही बोल रहे हैं क्या? और कोई और कोई और कोई और कोई? इतने सारे लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी बफरिंग हो रही है क्या? थोड़ा एक सेकेंड, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बफरिंग तो नहीं हो रही? थोड़ा सा एक सेकेंड में कमेंट करके बताइए मुझे। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या संबंधित है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बोल रहे हैं आर्थिक विकास से, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जितने भी बी वाले हैं सब गलत होंगे। ठीक है, संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या किससे संबंधित है? आर्थिक विकास से। और देखिए, जो देश आर्थिक विकास करता है ना, उस देश की प्रमुख समस्या क्या होती है कि उसके पास जो प्राकृतिक संसाधन है और उसके पास जो भौतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का प्रयोग वो ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। जैसे भारत के पास प्राकृतिक संसाधन है ना, भारत के पास कोयला है, भारत के पास अभ्रक है, भारत के पास लोहा है, भारत के पास टीन है, भारत के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन उसका प्रयोग करके क्या हम अपने उत्पादकता को अधिकतम कर पा रहे हैं क्या? हमारे पास अभ्रक है, जो मोबाइल है, लैपटॉप है, उसमें अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। हमारे पास बहुत अभ्रक है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अभ्रक का प्रयोग करके हम उसका मतलब उसका समुचित प्रयोग ही नहीं कर पाते। हमारे पास जो भौतिक संसाधन है, जैसे जो मानव बल है, उसका भी हम ठीक तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जिस उम्र में पढ़ाने जो जिस उम्र में है उसमें क्या होना चाहिए कि स्कूल में पढ़ाने के लिए मिल जाना चाहिए, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चे 2-2 साल 3-3 साल से तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार नौकरी ही नहीं दे रही है। तो सरकार नौकरी दे नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सरकार संसाधनों का ठीक तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रही है। अगला कि निम्न में से कौन सा आय की असमानता की माप नहीं करता है? देखिए दोस्तों, आय की असमानता को मापने की दो विधियां हैं, एक तो लॉरेंज वक्र है और दूसरा है गिनी गुणांक। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और साथ ही साथ विभिन्न आय वर्गों के जनसंख्या का प्रतिशत, तो इससे भी तो हमको पता चल जाएगा ना कि भैया कितने लोग ऐसे हैं जो कुल आय का 10% कमा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो 15% कमा रहे हैं। कहा जाता है ना कि हम भारत में जो कुल धन है उसका 70% केवल कुल जनसंख्या के 10% लोगों के पास है। तो ये भी तो आय में असमानता को मापता है ना। लेकिन ये जो कुजनेटस वक्र है ना, ये आय में विषमता को नहीं मापता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कृषि में विविधीकरण का मतलब क्या है? ठीक है, कृषि में विविधीकरण का मतलब क्या है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? कृषि में विविधीकरण का मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो कुजनेटस वक्र है ना, बहुत लोग को कंफ्यूज है सर ये क्या मापता है। तो देखिए, जो कुजनेटस वक्र है वो ये प्रदर्शित करता है कि जब देश आर्थिक विकास कर रहा है तो इससे विषमता, आय की विषमता बढ़ रही है कि घट रही है। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा। अगला, कृषि में विविधीकरण का आशय क्या है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि फसल पैटर्न को कृषि उद्यान कृषि तथा पुष्प फसलों के पक्ष में बदलना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कृषि में विविधीकरण का मतलब ये होता है कि देखिए भैया, हम केवल और केवल गेहूं, चावल, सरसों तक सीमित ना रहें। ठीक है, हम अच्छे प्रकार से क्या करें कि हम अच्छे प्रकार से एक उद्यान में ये रिसर्च करें कि किस प्रकार की फसलों को हम उत्पादित करके इसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और इसमें अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही होता है कृषि में विविधीकरण। तो कृषि में विविधीकरण का मतलब क्या होता है कि फसल पैटर्न को उद्यान कृषि तथा पुष्प कृषि फसलों के पक्ष में बदलना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन से
उद्योग को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधीन रखा जाता था? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके थोड़ा मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। सभी लोग सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना जो होती है वो 1987 में होती है, ठीक है? और इसको किसके अधीन रखा गया? तो इसको रखा गया बीमार उद्योग। और बीमार उद्योग कौन होते हैं? बीमार उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो घाटे में चल रहे हैं, जो निरंतर घाटे में चल रहे हैं, ठीक है? तो यही ऐसे उद्योग जो निरंतर घाटे में चल रहे हैं, जैसे देखा होगा आपने कि बहुत सारी जगहों पे क्या हुआ, चीनी मिलें बंद हो गई, ठीक है? इट मीन्स कि क्या हो रहा है कि वो घाटे में चल रहा है, ठीक है? चीनी का जो उद्योग है वो घाटे में चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसी के लिए उसको ठीक तरीके से वो कैसे कार्य करे, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी के लिए औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना होती है 1987 में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि दो मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति का अनुपात कहलाता है। सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, रीना मिश्रा जी, रश्मि तिवारी जी, मोहम्मद शाहिद नूरी जी, नवीता भट्ट जी, सदानंद मिश्रा जी, सपना सिंह जी, मीनू यादव जी, भगवंती जी, बहुत तेजी से उत्तर आप लोग का आने लगता है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं लेकिन फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि दो मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति का अनुपात क्या कहलाता है? क्रय शक्ति क्षमता। जैसे मान लीजिए कि अगर जो किसी अमेरिकन वेबसाइट पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या, अगर जो अमेरिकी वेबसाइट पे आप जाते हैं और उस वेबसाइट पे जाकर के आप एक टी शर्ट खरीदते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए कि उनका टी शर्ट अगर जो $10 का है, $10 का है, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा? अगर जो $1 80 रुपए के बराबर मान लिया जाए कैलकुलेशन से, तो फिर क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? आपको 8,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे? पेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको $1 के बराबर कितना रुपए देना पड़ रहा है? 80 रुपए देना पड़ रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? दो दो मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के अनुपात को क्रय शक्ति क्षमता कहते हैं। अर्थात अगर जो आपको $10 के कपड़े को खरीदना है तो या तो आप $10 दीजिए या आप 8,000 रुपये दीजिए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, चलिए, कि वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित होती है। अब ये भी बिल्कुल आसान है, ठीक है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, हाँ, सी बोल रहे हैं। चलिए, वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित होती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, विदेशी विनिमय दर, ठीक है? अगर जो आप कभी डॉलर लिए होंगे या यूरो लिए होंगे तो अपने देश में होता है ना, एक्सचेंज करने आप जाते हैं ना, तो आप कहते हैं ना कि भैया देखिए हमारे पास $10 है, हमको रुपया में दे दीजिए, ठीक है? तो वो क्या करता है कि $1 अगर जो 82 रुपये के बराबर है या 83 रुपये के बराबर है, तो अगर जो आप $1 देते हैं तो उतना रुपया वो आपको दे देता है। तो ये क्या हो गया? विदेशी विनिमय दर। तो वह दर जिस पर एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा में रूपांतरित होती है वो कहलाती है विदेशी विनिमय दर। अगला प्रश्न, कि ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के विध्वंस होने का तत्कालीन कारण क्या था? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के विध्वंस होने का तत्कालिक कारण क्या था? क्या उत्तर आ रहा है भाई?
तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सब डी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के विध्वंस होने का तत्कालिक कारण जो था वो ये था कि यह प्रत्याशा की यूएसए शीघ्र ही डॉलर का अवमूल्यन करने के लिए विवश हो जाएगा। ठीक है, यूएसए से तरल पूंजी का भारी प्रवाह, बात ये भी ठीक है, और 3 छोटे यूरोपीय सेंट्रल बैंकों द्वारा अपने डॉलर जमा पूंजी के कुछ भाग को फेडरल में स्वर्ण में बदलने का प्रयास किया गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप ऐसे ही प्रश्नों के लिए बार बार मैं कहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना, कि उस स्थिति को पहचानिए जिसमें मूल्य समान रहता है। मूल्य कब समान होगा? तो देखिए दोस्तों, मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य कब हमेशा सामान्य रहेगा? तो आप कहेंगे कि सर जी, अगर जो किसी वस्तु की जितनी मांग बढ़ रही है उतना ही उसका पूर्ति बढ़ जाए तो हम ये कहेंगे कि वस्तु का मूल्य समान रहेगा। जैसे आपने, अगर जो आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने बचपन में भी देखा होगा कि आपके गांव में कद्दू 10 रुपया पर केजी के हिसाब से मिल जाता है। ठीक है, ये आज से 20 साल पहले भी होता था और आज भी 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अच्छे किसी गांव में चले जाएंगे तो वहां पे कद्दू आपको, कद्दू के सीजन की बात कर रहा हूँ, कद्दू के सीजन में 10 रुपये का मिल जाता है। ठीक है, कद्दू के सीजन की बात कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसे तो 40, 50, 60 रुपये लोग क्या करते हैं, हाँ, बेचते रहते हैं। चलिए अगला, कि उस स्थिति को पहचानिए जिसमें मूल्य समान होता है। तो मूल्य कब समान होगा भैया, बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए बी, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं भाई, क्यों गलत कर रहे हैं इतने सारे लोग? ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोलेंगे क्या आपकी बात बिल्कुल ठीक है? चलिए देखते हैं। मांग बढ़ जाती है और आपूर्ति पूरी तरीके से क्या होती है, लोचदार होती है। इसका सीधा सीधी मतलब क्या होता है कि मांग बढ़ रही है और आपूर्ति लोचदार है। इट मीन्स की मांग भी बढ़ रही है और साथ ही साथ में आपूर्ति अर्थात पूर्ति भी लोचदार है, अर्थात पूर्ति को भी बढ़ाया जा रहा है। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि अगर जो वस्तुओं की मांग के साथ साथ उसकी पूर्ति भी बढ़ने लगे तो वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मूल्य वस्तु का समान होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि एक वस्तु के लिए बाजार संतुलन में है, वस्तु की कीमत में वृद्धि होने की दशा में क्या देखने को मिलेगा? तो थोड़ा सा ऑप्शन ट्रिकी है, आराम से करिएगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों, बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए बीपीएससी 4.0 के लिए इकोनॉमिक्स का नया बैच स्टार्ट हो गया है। जो लोग भी एडमिशन नहीं लिए हैं यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए। 3.0 में बहुत सारे बच्चों ने चूक कर दिया, लेकिन अगर जो आप 3.0 चूक गए हैं, मतलब बहुत अच्छा आपका पेपर नहीं हुआ है, तो 4.0 के लिए अभी से लग जाइए। अभी से मतलब अभी से लग जाइए, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। इसमें अगर जो आप चूक जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और जितना मैंने करवाया था सब कुछ 3.0 में पूछा गया। और दोस्तों 4.0 के लिए भी अगर जो आप अभी से लग जाएंगे तो सब कुछ आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग इतने सारे माध्यम से तैयारी करते हैं ना। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई सुपर ट्रिक है कि मैं कोई सुपर ट्रिक आपको दे देता हूँ, लेकिन हाँ, इतना सारा कंटेंट आपको दिया जाता है एप्लीकेशन पे, पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाया जाता है, कंप्लीट नोट्स दिया जाता है, टेस्ट सीरीज दिया जाता है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, 3000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला दी जाती है, करेंट करवाया जाता है, यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस करते ही रहते हैं, कहाँ से प्रश्न आएगा भाई, सब कुछ कवर हो जाने वाला है। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं बीपीएससी 4.0 के लिए, वो एडमिशन ले सकते हैं। आपके कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। बस आप मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए, और बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जब बिहार से फ़ोन करते हैं तो थोड़े बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए, बहुत सारे बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार ही सारी चीज़ें वहाँ पे करवाई जा रही हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं सभी लोग कि एक वस्तु के लिए बाजार संतुलन की अवस्था में विद्यमान है। संतुलन का मतलब क्या होता है भाई? संतुलन का मतलब क्या होता है? कब बाजार संतुलन की अवस्था में होती है? कमेंट करके बताइए। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक, ठीक है, ठीक है। और कोई? और कोई? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। जितने भी महानुभाव डी बोलेंगे सब अच्छा बोलेंगे कि देखिए सर जी, अगर जो किसी वस्तु के लिए बाजार संतुलन में है, अर्थात मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे उस वस्तु की कीमत का निर्धारण हो रहा है, लेकिन वस्तु की कीमत में अगर जो वृद्धि हो जाए, तो पहली कंडीशन में क्या थी? पहली कंडीशन अर्थात संतुलन की बाजार संतुलन की कंडीशन में क्या होता है कि वस्तु की मांग बराबर होती है वस्तु की पूर्ति के। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक निश्चित कीमत निर्धारित होता है, ठीक है। जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में आप देखते हैं कि मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है, लेकिन अब वस्तु की कीमत में अगर जो वृद्धि आ जा रही है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर जो वस्तु की कीमत में वृद्धि आएगी, तो जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि आती है तो आप क्या करते हैं? उस वस्तु की मांग में कमी ला लेते हैं, अर्थात मांग वक्र क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि देश में स्थापित प्रथम और दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ठीक है, चलिए। और ठीक है, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है, राजनीतिक बातों पर ध्यान न दीजिए। भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे राजनीति के भी बहुत सारे कलर हैं, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ 2-3 लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं उस प्रकार की बात अपने क्लास में करना भी नहीं चाहता हूँ और करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो जो राजनीति का मैटर है उसे राजनीति पे छोड़ दीजिए, आप अपने ऊपर पढ़ाई करिए, अपने ऊपर मेहनत करिए और ज़िंदगी में सफल होइए, ठीक है। और झूठ मूठ में इधर उधर की बातों को लेकर के अपना माइंड डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न कि देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। IFCI, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और दोस्तों, भारत में उद्योगों के लिए ऋण प्रोवाइड करने वाली सबसे पहली संस्था जो थी वो कौन थी? यही थी IFCI, ठीक है। और इसकी जो स्थापना होती है 1948 में होती है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी है। ये स्टेटमेंट किस अर्थशास्त्री का है? क्या उत्तर आ रहा है भाई कि पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी। यह कथन किसका है? क्या उत्तर होगा भाई? सी बोल रहे हैं क्या सभी लोग? सब सी बोल रहे हैं। सी के अलावा कोई नहीं है? महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं क्या सही बोल रहे हैं? थोड़ा और वेट कर लेते हैं 1 मिनट, ठीक है। तो जितने भी महानुभाव सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। महात्मा गांधी साहब ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी। ये बात बिल्कुल 100% सही है। आपके पास पैसे की समस्या नहीं है, आपके पास कार्य की समस्या है। अगर जो आप कहीं काम करने लगेंगे ना तो पैसा ऑटोमेटिकली आने लगेगा। तो काम जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं है। आपको काम मिलना चाहिए। अगर जो आपको काम मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसके बाद पैसा मिलने ही लगेगा।
तो यही बात कही थी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने एक और बात कही थी, क्या कहा था कि अगर जो भारत का विकास करना है या देश में आर्थिक विकास करना है तो हमें लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। और फिर उन्होंने क्या कहा कि गांवों का मोक्ष जो है, गांवों का मोक्ष जो है वो लघु एवं कुटीर उद्योग में निहित है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया? चलिए बताइए। और एक बार थोड़ा मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य देश हैं और जो सबसे लास्ट वाला सदस्य देश बना है वो कौन सा है? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। हिंट के लिए मैं बता रहा हूँ, जो सबसे लास्ट वाला जो देश है वो यूरोप से है। ठीक है, कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात आईएमएफ के वर्तमान समय में कुल कितने सदस्य देश हैं? ठीक, क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, 190 190 190 एंडोरा, एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अच्छा, तो फिर ये भी बता दीजिए कि कब ये बना, कब ये सदस्य बना आईएमएफ का? एंडोरा कब सदस्य बना? और साथ ही साथ 89 नंबर वाला भी देश बता दीजिएगा, 89 भी बता दीजिएगा और 190 तो आपने बता ही दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कि मतलब कुल सदस्य देश कितने हैं इस टाइम? 190 हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग पुरानी किताब पढ़ रहे होंगे तो उसमें 164वां देश जो बना था वो अफगानिस्तान बना था। ये यही तक डाटा दिया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा चेक कर लिया कि आप लोग भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगला, तो क्या उत्तर आ रहा है कि प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया? क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, और कोई डी के अलावा? डी के अलावा, डी के अलावा कोई नहीं है? चलिए ठीक है। हाँ सॉरी मैंने गलत बोल दिया, WTO। ठीक है, हाँ अफगानिस्तान WTO मुझे बोलना चाहिए था, मैं IMF बोल दिया। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, हाँ चलिए। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, और कोई? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, रेगनर फिश। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या किया जाता है? किसी एक यूनिट का अध्ययन किया जाता है, किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी एक व्यक्ति का अध्ययन किया जा सकता है, किसी एक परिवार का अध्ययन किया जा सकता है, किसी एक फर्म का अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या किया जाता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था। ठीक है, जैसे अर्थव्यवस्था में मजदूरी दर का निर्धारण कैसे होगा, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण कैसे होगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, क्रियात्मक वित्त शब्द गढ़ने का श्रेय प्राप्त है, किसको प्राप्त है? ठीक है, अरे भाई आप देखिए, आप मास्टर की डिग्री चाहे जितने सब्जेक्ट से लेना चाहें ले सकते हैं। अगर जो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास अगर जो ग्रेजुएशन है तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की जितनी चाहे डिग्री आप ले सकते हैं। आप MA इकोनॉमिक्स से कर लीजिए, आप MA इंग्लिश से कर लीजिए, आप MA हिस्ट्री से कर लीजिए, जितने सब्जेक्ट होते हैं उतने सभी सब्जेक्टों से कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप जीवन भर पढ़ना ही चाहते हैं या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। तो अगला प्रश्न ये रहा कि क्रियात्मक वित्त शब्द गढ़ने का जो श्रेय जाता है
वो किसको जाता है दोस्तों, वो जाता है बलजीत सिंह को। ठीक है, और दोस्तों कार्यशील वित्त की बात कौन करता है, ठीक है, कार्यशील वित्त की बात कौन करता है, तो कार्यशील वित्त की बात जो करते हैं वो सबसे पहले किन्स साहब करते हैं और बाद में कौन करता है, बाद में लर्नर साहब करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो कार्यशील वित्त की बात इन्होंने किया था किन्स ने और लर्नर से ने, ये बात विकसित अर्थव्यवस्था के लिए इन्होंने किया था। ठीक है, किसके लिए किया था, विकसित अर्थव्यवस्था के लिए किया था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लर्नर साहब या सबसे पहले किन्स की बात करें या उसके बाद लर्नर की बात करें, तो लर्नर ने ये कहा कि कार्यशील वित्त ऐसा वित्त होना चाहिए जिससे देश की आर्थिक समृद्धि हो, देश में आर्थिक समृद्धि, अर्थात सरकार का वित्त इस तरीके का होना चाहिए जिससे देश में आर्थिक समृद्धि आए। लेकिन उसके बाद जब बलजीत सिंह जी आते हैं तो उन्होंने इसी कार्यशील वित्त को क्रियात्मक वित्त कहा और उन्होंने कहा कि क्रियात्मक वित्त इस प्रकार का वित्त होना चाहिए जिससे आर्थिक विकास होना चाहिए, अर्थात ये विकासशील देशों के संदर्भ में बात की है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि वैगनर का नियम याद किया जाता है। ठीक है, देखिए किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पे आप किसी भी प्रकार के अगर जो आप इकोनॉमिक्स के बैच ज्वाइन करना चाहे, कोई भी बैच हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड, मध्य प्रदेश, कहीं की भी बात करें, तो नया बैच स्टार्ट हो चुका है। स्पेशली बिहार में 4.0 के लिए नया बैच प्रारंभ है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे, कंप्लीट आपको नोट्स मिलेगा, कंप्लीट आपको टेस्ट सीरीज, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर और करंट के साथ साथ आपको 3000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला भी दी जाएगी जो बीपीएससी से रिलेटेड होगा। तो वहाँ पे एप्लीकेशन पे सब कुछ हमारे द्वारा कवर कराया जाएगा, आपको अलग से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ईमानदारी से वहाँ पे सारे कंटेंट को फॉलो करते रहिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। जितना हमारे द्वारा करवाया जाएगा उतना आप अगर जो ठीक तरीके से अक्षरशः पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप इकोनॉमिक्स में इतना तो कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो एडमिशन ओपन है, एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। ठीक है, आप चाहें तो इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई कि वैगनर का नियम याद रखा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, राज्य व्यय के विस्तार के नियम से, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो वैगनर साहब ने एक आसान सी बात कही, उन्होंने ये कहा कि जब राज्य का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, जब कोई राज्य क्या करेगा, आर्थिक विकास करेगा, तो आर्थिक विकास के कारण उस वहां पे क्या होगी कि मांग में भी वृद्धि आएगी और पूर्ति में भी वृद्धि आएगी। तो जब मांग व पूर्ति दोनों सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगेगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में राज्य विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक वस्तु के लिए बाजार संतुलन में है, वस्तु की आपूर्ति में कमी होने की दशा में क्या होगा। देखिए फिर वही बात हो जाएगी कि बाजार संतुलन में कब होता है, तो बाजार संतुलन में कब होता है, तो देखिए दोस्तों मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किया जाता है। और ये कीमतों का निर्धारण कहाँ पे होता है, जहाँ पे मांग बराबर होता है किसके, पूर्ति के। संतुलन की अवस्था कहाँ पे होगी, वहीं पे होगी ना, कि जितनी वस्तु की मांग है हमारी अर्थव्यवस्था में, अगर जो उतनी पूर्ति हम कर दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मांग व पूर्ति बराबर होगा और बाजार संतुलन की स्थिति में विद्यमान होगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि वस्तु की आपूर्ति में कमी आ जाए, इट मीन्स की क्या हो रहा है, मांग में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, लेकिन वस्तु की आपूर्ति में क्या आ जा रही है, कमी आ रही है, अर्थात वस्तु के उत्पादन में कमी आ रही है। तो जब वस्तु की मांग ज्यादा होगी अर्थव्यवस्था में और उसकी पूर्ति कम होगी तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की कीमतों में क्या आ जाती है, वृद्धि आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कीमतें बढ़ जाएंगी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। आप देखते हैं ना कि एक समय वर्ष का ऐसा भी आता है
जब प्याज 80 रुपए पर केजी आप खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं 80 रुपए पर केजी प्याज? क्योंकि प्याज की मांग जो होती है वो बढ़ी ही रहती है, लेकिन उस समय क्या होता है कि प्याज की पूर्ति अर्थात प्याज का उत्पादन कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्याज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि सरकार की चालू राजकोषीय स्थिति का बेहतर संसूचक कौन है? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास होती है, केवल संडे को क्लास नहीं होती है। लेकिन कल मैं देखता हूं, कल मैं नोटिफिकेशन डालूंगा, ठीक है। केवल एक संडे को क्लास नहीं होती है, अदरवाइज ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास होती है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? लेकिन कल मैं सोच रहा हूं कि क्लास लूं, ठीक है। अगला प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं। डी के अलावा, डी के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? कई बार आपसे मैंने पूछा है, आपने बताया भी है कि सर जी प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? राजकोषीय घाटा, राजकोषीय राजकोषीय घाटा, और उसमें से क्या कर देते हैं, ब्याज भुगतान को घटा देते हैं, ठीक है। तो सरकार की चालू राजकोषीय स्थिति का सबसे बेहतर संसूचक जो है वो कौन है? प्राथमिक घाटा। और प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? राजकोषीय घाटा, उसमें से ब्याज भुगतान को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, कि निम्न में से कौन एक केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का अंग नहीं है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का अंग है? ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो सरकार के राजस्व व्यय का अंग है? अर्थात जब सरकार अपने बजट का निर्धारण करती है तो उसमें ये बताती है कि हम इन इन क्षेत्रों में जा रहे हैं पैसा खर्च करने। जैसे अभी बजट प्रस्तुत हुआ तो आपने देखा ना कि सरकार ने बताया कि हम शिक्षा पे इतना खर्च करने जा रहे हैं, हम स्वास्थ्य पे इतना खर्च करने जा रहे हैं, हम परिवहन पे इतना पैसा खर्च करने जा रहे हैं। तो सरकार के ये क्या है? ये राजस्व व्यय के अंग है। और कौन सा राजस्व व्यय का अंग इसमें से? अच्छा ठीक है, निम्नलिखित में से कौन है केंद्र सरकार के राजस्व व्यय का अंग है? तो बताइए भाई। तो देखिए, एक क्या होता है दोस्तों, एक होता है योजनागत व्यय, ठीक है। एक क्या होता है? सरकार का योजनागत व्यय, और दूसरा क्या होता है? सरकार का गैर योजनागत व्यय, ठीक है। ठीक है, सरकार के गैर योजनागत व्यय। तो सरकार के योजनागत व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिन व्ययों को सरकार योजना बना करके करती है। जैसे सरकार जब बजट प्रस्तुत करती है तो बताती है कि हम इतना शिक्षा पे खर्च करने जा रहे हैं, इतना स्वास्थ्य पे खर्च करने जा रहे हैं, इतना बिजली पे खर्च करने जा रहे हैं, इतना परिवहन पे खर्च करने जा रहे हैं। लेकिन कुछ सरकार के गैर योजनागत व्यय भी होते हैं। जैसे सरकार अगर जो ब्याज की अदायगी कर रही है, ठीक है, ब्याज की अदायगी कर रही है सरकार ने, अगर जो रूस से 5 लाख करोड़ रुपए ऋण लिया है तो उस पर ब्याज देगा, तो वो सरकार के योजनागत व्यय का हिस्सा नहीं होता है, ये गैर योजनागत व्यय का हिस्सा है। शिक्षा जो है ये योजनागत व्यय का हिस्सा है, और आर्थिक सहायता ये भी क्या है? सरकार के राजस्व व्यय का हिस्सा है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है। देखिए यहाँ पे बस ये पूछ रहा है कि राजस्व व्यय का अंग है, ये पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि राजस्व व्यय का ये ना ही योजनागत व्यय की बात कर रहा है और ना ही गैर योजनागत व्यय की बात कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन हॉल में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई है, ठीक है। बहुत सारे लोग इस प्रश्न को लेकर के कंफ्यूज होते हैं और मैक्सिमम लोग ऑप्शन नंबर ए पे टिक करके चले आ जाते हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि लेविस मॉडल के अनुसार दोहरी अर्थव्यवस्था केवल तभी बढ़ती है जब, कब बढ़ती है भाई? चलिए, ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं,
बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, अगर जो लेविस मॉडल को आपने पढ़ा होगा, आर्थर लुईस को आपने अगर जो पढ़ा होगा, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखिए अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, एक तो कृषि है और दूसरा जो है वो है उद्योग, ठीक है। और कृषि के संदर्भ में उन्होंने बताया कि कृषि में श्रम का अतिरेक पाया जाता है, ठीक है। कृषि में क्या पाया जाता है? श्रम का अतिरेक, श्रम का अतिरेक पाया जाता है। अर्थात श्रम का अतिरेक का मतलब क्या होता है कि कृषि में जितने लोग लगे रहने चाहिए उससे ज्यादा लोग कृषि में लगे हुए हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि कृषि में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो ये लेविस साहब ने कहा कि अर्थव्यवस्था में दो क्षेत्र हैं, एक है कृषि और दूसरा है उद्योग। तो जो कृषि है ना, इसमें श्रम का अतिरेक है, अर्थात इसमें बहुत सारे श्रमिक कृषि में अननेसेसरी रूप से लगे हैं। उनके कृषि में लगे रहने और ना लगे रहने से उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जो श्रम का अतिरेक है, श्रम का जो अतिरेक है कृषि में, इस श्रम के अतिरेक को पलायित कर दीजिए उद्योगों के तरफ। तो जैसे ही श्रम का अतिरेक खत्म हो जाएगा कृषि क्षेत्र में, वैसे दोस्तों उद्योगों में श्रम की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब यहाँ पे श्रम बढ़ जाएगा तो उत्पादकता का स्तर बढ़ जाएगा, अर्थात देश में उत्पादन का स्तर अधिकतम होगा और देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि आधुनिक सेक्टर पारंपरिक सेक्टर के सापेक्ष अपना उत्पादन हिस्सा क्या करता है? बढ़ाता है। अर्थात उद्योग कृषि में उत्पादन कम होगा और आधुनिक सेक्टर जैसे उद्योग है उसमें उत्पादन का स्तर बढ़ जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि कीमत विभेदीकरण की शर्त क्या होती है? देखिए स्टेट होना चाहिए, ठीक है। अगला कि कीमत विभेदीकरण की शर्तें क्या है? कीमत विभेदीकरण की शर्त क्या होती है? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? डी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं? चलिए बताइए कीमत विभेदीकरण क्या होता है? तो कीमत विभेदीकरण कहाँ पे देखने को मिलता है? किस प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत विभेदीकरण देखने को मिलता है? कमेंट करके बताइए। तो आप कहिए ना कि सर जी एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेदीकरण देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ पे देखने को मिलता है? एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए। कीमत विभेदीकरण कहाँ पर देखने को मिलता है? एकाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। और कीमत विभेदीकरण होता क्या है वास्तव में? तो कीमत विभेदीकरण का मतलब ये होता है, आसान भाषा में अगर जो हम कहें कि कीमत विभेदीकरण का मतलब क्या होता है, तो कीमत विभेदीकरण का मतलब ये होता है कि किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तुओं को अलग अलग बाजार में अलग अलग मूल्यों पर बेचना। जैसे आप किसी एक साबुन का उत्पादन करें और इस साबुन की उत्पादन लागत 10 रुपया है, तो इस साबुन की उत्पादन लागत 10 रुपया है, तो आप झारखंड में इसे ले जाकर के क्या कर रहे हैं कि 12 रुपए में बेच दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इसे 11 रुपए में बेच रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में इसे ले जाकर के 15 रुपए में बेच रहे हैं, आप इसे अन्य किसी भी राज्य में, मान लीजिए छत्तीसगढ़ में, आप ले जाके इसे 16 रुपए में बेच रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि बाजार जो है वो अलग अलग है और अलग अलग बाजारों में क्या कर रहे हैं कि आप अलग अलग मूल्य वसूल कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि पूर्ति पे नियंत्रण होता है, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है भाई। जो एकाधिकारी होता है ना, वो बिल्कुल स्वतंत्र होता है कि उसे कितना उत्पादन करना है, ठीक है। और वो हमेशा प्रयास करता है कि अर्थव्यवस्था में जितने वस्तुओं की मांग है उससे कम वो पूर्ति करे, ताकि वस्तुओं की कीमतों को ऊंचा करके वो बेच सके, ठीक है। बाजार का पृथकीकरण होना चाहिए, मतलब एक बाजार दूसरे बाजार से अलग होना चाहिए। और उपभोक्ता का विशेष व्यवहार, अर्थात उपभोक्ता की रुचि क्या है। जैसे कुछ जगहों पे आप देखिए
कि वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे हमारे इलाहाबाद की बात करें, चाहे हमारे इलाहाबाद के जस्ट बगल में जौनपुर है, तो जौनपुर में जो रहता है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जौनपुर से, तो कहते हैं कि सर वहाँ पे एक एटम बम करके क्या मिलता है, एक मीठा मिलता है, एटम बम एक मीठा मिलता है, बहुत पॉपुलर, ठीक है। तो उपभोक्ताओं का क्या होता है, एक अलग अलग व्यवहार होता है। और कानूनी स्वीकृति, ठीक है, तो कानूनी स्वीकृति तो यार ये भी तो ठीक ही होना चाहिए, ये भी कौन सा गलत है, ये भी तो सही होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि कीमत विभेदीकरण क्या होता है दोस्तों, इसके लिए आपको परमिशन भी लेनी पड़ती है। लेकिन बाय द वे आप ऑप्शन नंबर किससे चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी से आगे बढ़ सकते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं बताइए। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जेबीसी ने सुझाव दिया, कौन सा सुझाव दिया भाई, ठीक है, ठीक है। अगला अगला प्रश्न ये रहा, अगला प्रश्न, अरे नहीं, जो प्रयागराज के जस्ट सटे हुए हैं, ठीक है, जौनपुर, जबलपुर नहीं, जबलपुर तो मध्य प्रदेश वाला है, प्रयागराज से जो सटा हुआ है जौनपुर, जौनपुर, जौनपुर की बात कर रहा हूं। चलिए अगला, कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जेबीसी साहब ने क्या सुझाव दिया, तो बच्चों वाली बात है, ठीक है। जेबीसी साहब ने क्या कहा, ठीक है, तो जेबीसी साहब ने कहा था कि हमें क्या करना चाहिए, कि अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है, तो इस हमें क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था में अधिक निवेश करना चाहिए, ताकि जब निवेश का स्तर बढ़ेगा तो उससे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली सब कुछ सुदृढ़ होगा, और एक आम व्यक्ति भी क्या होगा, निवेश के लिए प्रेरित होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि कौन सा कर केवल भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है, हाँ भाई, सिराजे हिंद कहा जाता है, सिराजे हिंद कहा जाता है। अगला, कौन सा कर केवल भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है, कौन सा कर केवल भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोलेंगे, सीमा शुल्क, ठीक है दोस्तों, सीमा शुल्क ये जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, और बिक्री कर जो है ये राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है, राज्य सरकार की आय का सबसे बड़ा ये स्रोत है। अगला, कि भारत में वस्तु और सेवा कर की निम्नलिखित में से क्या विशेषता है, भारत में वस्तु और सेवा कर की विशेषता कौन सी है, आपको कमेंट करके बताना है। आज बहुत जल्दी समय बीत गया यार, क्यों, आज पता ही नहीं चला, क्लास बहुत जल्दी, अभी 8:30 हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, अभी बहुत सारे प्रश्न बचे भी हैं, बहुत सारे प्रश्न अभी बचे हुए हैं, आराम से अटेम्प्ट करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई, ठीक, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ए बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, देखते हैं कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी निम्नलिखित में से क्या विशेषता है। तो सबसे पहले तो जीएसटी की कितनी दरें हैं, जीएसटी भारत में कब लागू हुई, कमेंट करके आप बताइए। और जीएसटी की भारत में 5 दरें प्रचलित है, 0%, 5%, ठीक है, 12%, ठीक है, 18% और 28%, ठीक है, ये 5 दरें जो है वो जीएसटी की भारत में प्रचलित हैं, ठीक है। और ये कब जीएसटी भारत में आया, तो ये 1 जुलाई की बात है, 1 जुलाई 2017 की बात है, ठीक है, 1 जुलाई 2017 की बात है, ठीक है। तो भारत में वस्तु और सेवा कर की निम्नलिखित में से क्या एक विशेषता है, तो देखिए केंद्र और राज्यों के दोहरी जीएसटी व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक है,
स्टेट जीएसटी भी है और सेंट्रल जीएसटी भी है। दोनों जीएसटी है ना, पढ़ते हैं ना जीएसटी का वर्गीकरण जब आप पढ़ते हैं तो। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उद्गम आधारित कर के विरुद्ध एक गंतव्य आधारित कर होता है। बिल्कुल ठीक है। जीएसटी जो है ना वो अंतिम वस्तुओं पे लगाया जाएगा। ठीक है, जो उपभोक्ता होगा वो क्या करेगा कि जीएसटी वहन करेगा। और यह मानव उपभोग के लिए एल्कोहल को छोड़ करके सभी वस्तुओं और सेवाओं पे लागू होता है। तो बात बिल्कुल ठीक है, जीएसटी जो है वो एल्कोहल पे लागू नहीं होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न। अरे भाई, राज्य का भी जीएसटी होता है, केंद्र का भी होता है। अगला अगला कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है। ये तो बच्चों वाली बात है भाई। केंद्रीय बैंक का कार्य कौन सा नहीं है भाई? ये कोई है जो नहीं बता पाएगा? कोई बहादुर है? कोई बहादुर है जो न बता पाए? कोई बहादुर है जो न बता पाए इस बात को? कोई भी है? ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि केंद्रीय बैंक जनता से जमा स्वीकार करता है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी आप आरबीआई में खाता खुलवाते नहीं है। ठीक है, कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि हम भारतीय रिजर्व बैंक में हमारा खाता है। भारतीय रिजर्व बैंक में किसी का खाता नहीं होता है। ठीक है, एसबीआई में आपका खाता हो सकता है, एचडीएफसी बैंक में खाता हो सकता है, एक्सिस बैंक में खाता हो सकता है, देना बैंक में आपका खाता हो सकता है, इलाहाबाद बैंक में आपका खाता हो सकता है, केनरा बैंक में आपका खाता हो सकता है, लेकिन आरबीआई में आपका खाता नहीं होगा। ठीक है, तो आरबीआई जो है वो वाणिज्यिक और व्यापारिक बैंकों से लेन देन करता है, और हम और आप वाणिज्यिक और व्यापारिक बैंकों से लेन देन करते हैं, अर्थात जनता। तो जो आरबीआई है, तो आरबीआई जनता की जमा को स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, ये किससे लेन देन करता है? व्यापारिक बैंकों से लेन देन करता है। अगला प्रश्न। बिल्कुल, अगला कि अगला बिल्कुल ठीक है, अमित कुमार जी बिल्कुल आपकी बात सही है। तस्नीम खान जी, फरीन फातिमा जी, धर्मेंद्र जी, मोहम्मद राशिद जी बिल्कुल ठीक है, अफजल हसन जी, नवीता भट्ट जी, पूनम कुमारी जी बिल्कुल सही है, रीना मिश्रा जी, मोहम्मद साइद नूरी जी, राजन सिंह जी, के एन जी, रश्मि तिवारी जी, रीता कश्यप जी। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि यदि आरबीआई विदेशी विनिमय के अंतः प्रभावों को निष्प्रभावी करता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न में भी गलती कर रहे हैं इतने सारे लोग। इस प्रश्न में क्यों गलती कर रहे हो भैया? ये तो बच्चों वाली बात है, छोटा सा बच्चा भी बताएगा इस प्रश्न को। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। सी बोलेंगे। तो देखिए, यदि आरबीआई विदेशी विनिमय के अंतः प्रवाहों को निष्प्रवाही करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? कमेंट करके बताइए, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। और कोई? और कोई? तो देखिए दोस्तों, सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में क्या करनी चाहिए? बेचनी चाहिए। क्यों? कि जब सरकारी प्रतिभूतियों को ये खुले बाजार में बेचेगा तो जो मुद्रा का प्रवाह होगा, अर्थात जो मुद्रा होगा वो किसके पास चला जाएगा? आरबीआई के पास चला जाएगा। और जब मुद्रा के पास मुद्रा आरबीआई के पास चला जाएगा तो जाहिर सी बात है भैया कि जब मुद्रा अब आरबीआई के पास चला गया तो कौन विदेशी विनिमय करने जाएगा? तो जितने लोग भी सी बोलेंगे ना सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। बच्चों वाला प्रश्न है, इतने बड़े बड़े लोग गलत कर रहे हैं, सभी लोग मैक्सिमम लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न कि किसी वाणिज्यिक बैंक की ऋण देय क्षमता निर्भर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न।
अगेन, कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। और कोई भाई? कुछ लोग सी, कुछ लोग बी, और कोई? ठीक है, तो जितने भी महानुभाव क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। सब के सब अच्छा बोलेंगे कि किसी वाणिज्यिक बैंक की ऋण देय क्षमता जो निर्भर करती है उसकी नगद स्थिति पे करती है। ठीक है भैया, देखिए हम यही तो कहते हैं ना कि जिस देश में लोगों की बैंकिंग आदत बहुत अच्छी होगी उस देश के बैंक साख का सृजन बहुत बड़े पैमाने पे कर पाएंगे। ठीक है, और जिस देश में लोग बैंकिंग प्रणाली से परिचित नहीं है, अर्थात जिस देश में लोग बैंक में ना ही पैसा जमा करते हैं और ना ही पैसा लोग निकाल पाते हैं, तो जब पैसा ना ही कोई जमा ही नहीं करेगा बैंक में, तो बैंक साख का सृजन कैसे करेगा? तो बैंक जब साख का सृजन नहीं करेगा तो वो अपने ऋण का विस्तार कैसे कर पाएगा? तो ऐसी स्थिति में किसी बैंक के पास नगद जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो साख का सृजन करेगा और उतना ही ज़्यादा ऋण देने की क्षमता उसकी क्या होगी? बेहतर होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आय विधि में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? लड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लड़ते रहिए, है ना, क्योंकि जो फाइटर होता है ना सफलता उसी को मिलती है। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखेंगे, 100 में से कहीं एक दो एक्सेप्शन होंगे, लेकिन आप 99% लोगों को देखेंगे ना कि जो अपने समय काल में लड़ते रहे, पढ़ते रहे, गिरते रहे, संभलते रहे, लेकिन उन्होंने मेहनत नहीं छोड़ा, उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना पैशन नहीं छोड़ा। जैसे आप लोग अभी क्लास कर रहे हैं, इसमें अभी वर्तमान समय में भी कई सारे लोग ऐसे हैं ना, इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, कोई ऐसा है जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहा है तो वो पीजीटी के लिए परेशान है, कोई ऐसा है जो टीजीटी पीजीटी के थ्रू जिसका सिलेक्शन हुआ है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए परेशान है। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, अगर जो आपके पास ये क्षमता है कि भैया आपको सैलरी मिल रही है, नौकरी आपके पास है, फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, इट मीन्स कि क्या है कि भाई यही आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपको खुशी दे रहा है ना, कि पढ़ना है, पढ़ाना है, मेहनत करना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छे लोगों के बीच में रहना है। चलिए अगला प्रश्न, अगला कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आय विधि में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जितने लोग भी कहेंगे क्या क्या बोल रहे हैं भाई? ठीक है, डी बोल रहे हैं, डी के अलावा कोई नहीं है, घिसावट को नहीं सम्मिलित करते हैं, घिसावट को नहीं सम्मिलित करते हैं। तो जितने लोग भी क्या घिसावट की बात कर रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या ये बात सही है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आय विधि में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? ये नहीं की बात कर रहा है, थोड़ा आराम से करिएगा। ठीक है, बताइए। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी कह रहे हैं कि सर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आय विधि में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आय विधि में किसको सम्मिलित नहीं करते हैं दोस्तों, किसको नहीं करते हैं? तो जितने लोग भी यहाँ पे घिसावट को बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर क्या ठीक होगा? क्या ए ठीक होगा? कमेंट करके बताइए, या डी ठीक होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। जितने लोग भी डी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं? बताइए भाई, कितने हैं मेरे साथ डी वाले? कौन कौन है? सब डी हैं। सब डी हैं। अब इसके लिए तो यार देखिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अब इसके लिए तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अब इसको एक दो लाइन में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, इसके पीछे काफ़ी लंबी चौड़ी थियरी है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आय विधि में हम सकल घरेलू निजी विनियोग को सम्मिलित नहीं करते हैं। जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा इस पर
आप खुद से भी सर्च करके देख लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आय विधि में किसको नहीं सम्मिलित किया जाता है, तो सकल घरेलू निजी विनियोग को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि VIS का अर्थ क्या होता है, VIS का अर्थ क्या होगा? चलिए ऑप्शन नंबर डी, बी, अगेन और कोई भाई? ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, कुछ महानुभाव बी भी बोलेंगे। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद इसे एक और नाम से जानते हैं, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो BIS का अर्थ है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे कि सर जी बी और सी दोनों सही होगा, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वस्तु विभेद किस बाजार की विशेषता है, ये तो बच्चों वाली प्रश्न है, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, वस्तु विभेद। तो दोस्तों एक होता है एकाधिकारी बाजार, ठीक है, या एक क्या होता है एकाधिकार बाजार, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार होता है, ठीक है, एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि ये दोनों एक ही है, नहीं भैया ये दोनों एक बिल्कुल नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। थोड़ा सा इसमें अंतर ये है कि एकाधिकारी बाजार बाजार की एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें अकेला विक्रेता होता है, अर्थात बेचने वाला केवल और केवल एक होगा, अकेला विक्रेता होगा। जैसे भारतीय रेलवे की बात करें, ठीक है, आप चाहें कि टिकट छपवा करके बेच दें तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भारतीय रेलवे के लिए टिकट छपवा करके आप बेच दें, ठीक है। तो एकाधिकारी बाजार का मतलब होता है बाजार की ऐसी व्यवस्था जिसमें अकेला विक्रेता है, बेचने वाला एक ही है और वो ऐसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है या ऐसी वस्तु को बेच रहा है जो कोई अन्य उत्पादक इस प्रकार की वस्तु का वो उत्पादन नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा होता है वो होता है एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार। इसमें क्या होता है कि इसमें अनेक विक्रेता होते हैं, इसमें क्या होते हैं कि इसमें अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, विभेदित वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे अगर जो आपने कभी बस में यात्रा किया होगा, ट्रेन में यात्रा किया होगा, तो एक व्यक्ति बस में आता है और 5 पावर बैंक इस उंगली में और 5 पावर बैंक इस उंगली में डाले हुए कहता है कि ये ले लो 80 रुपए, ये 85 रुपए में, ये 150 में है और ये ओरिजिनल वाले 650 में है और ये वाला इतने का है। तो वो क्या होता है, वो एकाधिकारी बाजार प्रतियोगिता को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जहां पर क्या होता है कि बहुत सारे विक्रेता होते हैं, मतलब वस्तुएं बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं लेकिन एक दूसरे से समरूप नहीं होती हैं। तो जो एकाधिकृत प्रतियोगिता होता है ना, इसके अंतर्गत वस्तुओं के विक्रेता अनेक होते हैं लेकिन ये समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा एक दूसरे से अलग वस्तु अर्थात विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न, अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है जैसा कि सभी भारतीय वित्तीय संस्थाएं होती हैं। खूबसूरत सा प्रश्न, खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए भाई। बिल्कुल ठीक है, पूनम कुमारी जी, अमित कुमार जी, रीता कश्यप जी, तस्नीम खान जी, सरवीत कौर जी, अफजल हसन जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सॉरी लाल बहादुर जी, रश्मि तिवारी जी, राजन सिंह जी,
बबीता जी, मोहम्मद शाहिद नूरी जी, तस्नीम खान जी। चलिए सभी लोग बताइए क्या उत्तर है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है जैसा कि सभी भारतीय वित्तीय संस्थाएं होती हैं। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, डी, क्या उत्तर आ रहा है बताइए। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक, ठीक, ठीक है। और कोई, और कोई, और कोई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, क्या आप सही बोल रहे हैं? तो जितने भी बी बोल रहे हैं सब हवा में तीर चला रहे हैं मुझे लग रहा है, ठीक है, सब हवा में तीर चला रहे हैं, ठीक है, बी वाले जितने भी हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जितने लोग भी ए बोलेंगे कि भारतीय निर्यात आयात बैंक, ठीक है, राष्ट्रीय आवास गृह बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है जैसा कि सभी भारतीय वित्तीय संस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों ये वित्तीय संस्थाओं की बात कर रहा है, ये बैंक की बात नहीं कर रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी वित्तीय संस्थाएं हैं जिन पर विनियमन आरबीआई का होता है? तो वो होता है दोस्तों भारतीय निर्यात बैंक, राष्ट्रीय आवास गृह बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, अगला प्रश्न, सभी लोग चैनल को, जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। क्या बताएं भाई, क्या बताऊं? चलिए अगला प्रश्न कि भारत में गत 3 दशकों में जनसंख्या में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके फलस्वरूप हुई है? चलिए क्या उत्तर है? सी बोल रहे हैं, और कोई? सी के अलावा भी कोई है? बी भी बोल रहे हैं, ठीक। तो जितने भी बी सी बोलेंगे सब ठीक बोल रहे हैं क्या? सब ठीक बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जन्म दर में उच्च स्तर होना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर जो पिछले 3 दशकों की बात करें, अगर जो पिछले 30 सालों की बात करें ना, तो पिछले 30 सालों में अगर जो हम बात करें 1980, अगर जो हम बात करें 1990 से लेकर के 2020 तक की अगर जो बात करें, तो 1990 से 2020 तक हमारी अर्थव्यवस्था का विकास देखने को मिला है। शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, स्वास्थ्य का स्तर बेहतर हुआ है, परिवहन का स्तर बेहतर हुआ है। तो जब राष्ट्र में शिक्षा बेहतर हो जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, लोगों का खान पीन बेहतर हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, मृत्यु दर में कमी आ जाएगी, ठीक है। और जब मृत्यु दर में कमी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या में वृद्धि 100% होगी। और यही कारण है कि वर्तमान समय में हम लोग क्या हो चुके हैं, नंबर 1 हो चुके हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि मृत्यु दर में कमी आ जाती है क्योंकि अर्थव्यवस्था का थोड़ा बहुत विकास हो चुका है। तो लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन के पद के लिए क्या हो गए हैं कि इतना जागरूक हो गए हैं कि उनको कोई दिक्कत होता है तो वो जाके दवा करा लेते हैं। पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि शाम को यूरिया डालने गए खेत में, यूरिया कहीं से हाथ कटा हुआ, यूरिया हाथ में लगा और पता चले कि रात में वहीं पे सोए और सुबह उठे तो क्या हुआ कि ओम गोविंदाय नमो हो गया। बहुत सारे लोग की मौत ऐसे होती थी, बहुत सारे गांव में ऐसे लोगों की मौत होती थी कि रात में गए, शाम को गए, कहीं पे क्या कर दिया, कहीं पे किसी सांप ने काट लिया या कुछ ऐसा कीटनाशक वो छींट रहे थे या डाल रहे थे अपने खेतों में, जो किसी न किसी तरीके से वो खुद इन्फेक्ट हो गए और उनको पता भी नहीं चला और काम उनका क्या हुआ, खत्म हो गया। चलिए अगला प्रश्न कि वर्ष 1921 को भारत में बड़े विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस वर्ष में क्या हुआ था? तो इस वर्ष में क्या हुआ था भाई बताइए मुझे। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सर सभी लोग का उत्तर यहाँ पे
बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ और पहली बार ऐसा हुआ जब 1911 से लेकर के 1921 का जो दशक था, इस दशक में पहली बार तो ये हुआ कि हमारी जनसंख्या वृद्धि ऐसा नहीं है कि कम नहीं हुई, कम हुई, सॉरी, जनसंख्या वृद्धि दर ऐसा नहीं है कि जनसंख्या में वृद्धि देखने को नहीं मिला, जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिला, लेकिन जिस तेजी से और जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिल रही थी, उसमें दोस्तों 0.5% की कमी देखने को मिली और 0.5% की क्या देखने को मिली, कमी देखने को मिली। और इसीलिए कहा जाता है कि 1921 भारत में बड़े विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अर्थात भारत में क्या था, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक था। और कोई ठीक है, कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न सही हुए। और दोस्तों, आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। बिहार 4.0 के लिए नया बैच पर प्रारंभ हुआ है और अभी से लग जाइए, अभी से किसी भी तरीके से जो लोग भी बीपीएससी 4.0 के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब फॉर्म भरेंगे, सभी लोग अभी से लग जाइए, क्योंकि 3.0 अगर जो किसी कारण बस आपने मिस कर दिया ना, तो आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ की एक बड़ी गलती कर ली है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको 4.0 के लिए सोचना है, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है और अगर जो चूक जाएंगे तो फिर जिंदगी भर का पछतावा रहने वाला है ना। तो आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के सभी कंटेंट एक रणनीति के माध्यम से दिए जा रहे हैं, जहां पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सभी कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं ताकि आप समय समय पे टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आखिरकार गलती कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे भी गलती हो रही है उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, इट मीन्स एक बार अगर जो आप एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पर पेमेंट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे अन्य क्लासेस भी चलती है, जैसे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, झारखंड जेट का अलग बैच है, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश स्टेट का अलग बैच है, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के अलग अलग बैच हैं। तो दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।